आसिम मुनीर साहब को, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को कि एक मुश्किल दौर में, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया आलमी जंग की लपेट में जा रही थी, ऐसे में अमन मुआहदे और सालसी का जो किरदार अदा किया और उसमें जो फतेहाबी पाकिस्तान को हुई है, उसके ऊपर बिल्कुल मुबारकबाद पेश करती हूँ। स्पीकर साहब, बजट की तो तकरीर हम करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा मुझे मौका डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा ही दीजिएगा। मैं कल कुछ होने वाली यहाँ पे गुफ्तगू हुई, हमारे कुछ अरकान हैं कराची से, कुछ मेंबरान हैं MPM के जिन्होंने कल यहाँ पर कुछ बातें की, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, बात यह है कि होना तो ये चाहिए कि ये बजट की जो सेशन होता है, इसमें हम बजट के ऊपर ज़्यादा तबसरा करते हैं, इसमें हम उन इश्यूज़ पे तबसरा करते हैं जो ये ऐवान एड्रेस कर सकता है। होना तो ये चाहिए था, अगर सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है, तो फिर होना ये चाहिए था कि पहले दिन जो बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, कहते सिंध को पानी दें, लेकिन वो तो नहीं करना। तो अगर सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो चले आइए, आपको अगर ऐसा ही मंजूर है तो ठीक है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी क्योंकि आगे खुद ही उलझे हुए हैं, अपनी उलझनों को खुद ही सुलझा दे तो अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। तो मैं सिर्फ ये कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ, स्पीकर साहब, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, बॉर्न एंड रेस्ड कराचीआइट हो के, हम वो लोग हैं जिन्होंने कराची में जन्म लिया, तालीम हासिल की, हमारे वालिदैन कराची आइट के हैं, हमारी खानदान आबा व अजदाद कराची शहर में रहते हैं, हमारी खानदानों की कब्रें कराची के अंदर हैं, हम भी उतने ही कराची आइट हैं जितने आप हैं, जितने कराची में बसने वाला एक पश्तून है, जितना कराची में बसने वाला एक बलोच है, पंजाबी है, जो कराची में बसता है वो कराची आइट है। लेकिन आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊं कि 1988 से 1992 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 2005 से 2010 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि 2016 से 2020 तक मेयर कराची कौन थे? और मैं ये भी भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफेद के मालिक कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि एक कॉल रात के 2 बजे आती थी कि कराची को बंद कर दिया जाए, और फिर कराची जो पाकिस्तान के मईशत का 70% हब है, उसको आनन फानन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दिया जाता था। एक हड़ताल के नाम पे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जानें जो है वो ले ली जाती थी। क्या मैं टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि वाटर बोर्ड के अंदर जो घोस्ट एम्प्लॉइज स्टफ किए गए, जिनकी वजह से वाटर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि आपने खौफ और हू का आलम किया हुआ था, कराची का बच्चा बच्चा आपके नाम से डरता था? तो आज अगर वो खौफ के बादल छटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन का गहवारा बना के कराची को सबको साथ लेके चल रही है, और हम तो वफाक की उमंग है। हम सिर्फ लसानियत पे बात नहीं करते, हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारा परचम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पाकिस्तान के परचम के साथ बुलंद होता है। लिहाजा हमारा मुकाबला जो है वो नहीं है, आप अपने आप में उलझे रहें। ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। स्पीकर साहब, आइए अब हम बजट की तरफ बात करते हैं। तो स्पीकर साहब, बजट जो है वो जब आता है तो आवाम के दिल में एक जुस्तजू होती है, और जब हम एज ए पब्लिक पर्सन लोगों में घूमते फिरते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बजट हमारे लिए रिलीफ लाएगा? क्या इस बजट में हमारे लिए कोई सस्ताई होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी? लेकिन स्पीकर साहब, हम उनको एक झूठा दिलासा देते हैं, हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन स्पीकर साहब, हकीकत तो कुछ और है। जो बजट हमें यहाँ तकरीरों में सुनाई देती है वो कुछ और सुनहरे अल्फाज होते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश 2 सबसे जो खतरनाक चैलेंजेस हैं
वो सबसे इम्पोर्टेंट, खतरनाक, खौफनाक जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है मौसमियाती तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल से ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा खतरनाक होता है। कीमती इंसानी जानों को, मवेशियों को, ज़राअत को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, लोगों की जानें ले लेता है, और हम फिर जो है आज से 25 साल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हमारा किसान परेशान है, हमारी ज़राअत मुतासर है, और हमें फूड इनसिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज से बड़ा जो खौफनाक हमारा एक खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 7,500 ग्लेशियर्स का घर है। अगर दुनिया में कोई तीसरा पोल होता तो दैट वुड हैव बीन पाकिस्तान। लेकिन ऐसे में अवाम से जो क्लाइमेट लेवी चार्ज की जाती है स्पीकर साहब, हर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो 2.5 रुपए क्लाइमेट लेवी जो दुनिया में नहीं ली जाती, लेकिन आप आवाम से अगर ले रहे हैं, उस मोटरसाइकिल वाले से जो 1 लीटर पेट्रोल पता नहीं किस तरह से फिल करता है, लेकिन वो भी क्लाइमेट लेवी पे कर रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जब अगर हमें ये बताया जाता है कि गुज़िश्ता साल 37 बिलियन जो है वो अचीव किए गए हैं क्लाइमेट लेवी की मद में, तो ये पैसा कहाँ गया? ये क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा जो क्लाइमेट लेवी की मद में आवाम से लिया जा रहा है, क्या ये पैसा क्लाइमेट एक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है या कौमी खजाने में जाकर गायब हो रहा है? और अब कहा जा रहा है कि 51 बिलियन जो है वो टारगेट है क्लाइमेट लेवी का। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें ये बताया जाए कि जो क्लाइमेट एक्शन के नाम पे आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा किस मद में खर्च हो रहा है? इसके बाद हमारे पास आता है IT सेक्टर। तो स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे दूसरा जो अहम खतरा है वो AI का है। AI टेक्नोलॉजी को दुनिया बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही है एक प्रोडक्टिव अंदाज में, लेकिन हमारे पास अफसोस के साथ हमने चूंकि अपने IT सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, लिहाजा हमारे पास हमने सिर्फ टिकटॉकर्स बना दिए हैं और हम उसी में खुश हो रहे हैं कि हमारा नौजवान टिकटॉकर बन गया है। हमें AI से मुतारफ करके अपने नौजवान को वो तालीम से आरास्ता करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके, मगर सरप्राइजिंगली IT सेक्टर में 5.2 बिलियन एलोकेट किए गए हैं टू ट्रेन 1,20,000 यूथ इन IT रिलेटेड फील्ड। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ब्रेक डाउन क्या है, सूबों को कितना, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, KB के सूबों को अगर आप डिवीजन करें तो ये तो हजारों से भी मेरे ख्याल है हजारों तक सिर्फ बात जा रही है। हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो रही है। आगे ही हमने कहा है ग्रोथ हमारी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होने वाली, एक्सपेक्ट टारगेट जो हमारा है वो कम है। तो अगर हम नौजवानों को IT जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है और आने वाले 5 सालों के बाद दुनिया का हर काम, तकरीबन 70% काम घरों से, वर्क एट होम, ऑनलाइन होगा और सब AI टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं पैदा होगी। ऐसे में क्या हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए? स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, गुर्बत की जो सरकारी हद का जो मुतय्यन किया गया है वो 8,483 रुपीज है। तो स्पीकर साहब, यानी कि पाकिस्तान में 8,500 रुपए से कम कमाने वाला शख्स गरीब है और उससे ऊपर जो कमाएगा 8,700, तो वो गरीब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं, 39 यूनिट अगर बिजली 40 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं होती तो उधर भी 6,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। क्योंकि पहले तो बिजली इस्तेमाल करने पे बिल आता था, अब तो मीटर लगने पर बिल आ रहा है। और 5-5 हजार आपके जो फिक्स चार्जेस हैं, जो मुख्तलिफ मद में आप आवाम से वसूल कर रहे हैं, ये फिक्स चार्जेस जो है ये आवाम दे नहीं सकती। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में GST, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल कॉस्ट, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग सर्विस, TV लाइसेंस फी, यानी कि जो गरीब जिसके घर में अगर एक बत्ती और पंखा चल रहा है वो भी आपको TV लाइसेंस फी दे रहा है, फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, और ये सब के बावजूद, हाई टैरिफ के बावजूद आपका सर्कुलर डेट जून का तो नहीं बल्कि वो इजाफे में बढ़ता जा रहा है। सो वेयर इज द मनी गोइंग?
The question arises, پھر اگر عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو پریشان ہے اگر وہ سولر کی طرف جاتے ہیں تو آئے دن آپ ایک نیا خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ سولر میں 18% ٹیکس، نہ جانے کتنے % ٹیکس، تو لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں. مارکیٹ کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جا چکا ہے کہ اگر لوگ سولر بھی لگائیں گے تو کل کو آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو عوام پھر پریشان. تو خدا را اتنا برڈن جو ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں. اور بالخصوص میں کراچی کی اگر بات کروں تو اس وقت لوگ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے. ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہ گیس ہے، ہم 2 روٹی نہیں بنا سکتے. عوام کہتی ہے نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، تو عوام جائے تو جائے کہاں؟ ان ایوانوں میں بیٹھ کے ہم صرف تھمپنگ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا. ہمارے یہ جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، ان کو حل ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8,500 روپے اگر آپ نے رکھا ہے کہ یہ تعین کیا ہے، اس کو آپ نے سرکاری ریٹ لگایا ہے کہ اتنی کمانے والا حد تک غریب ہے، اس سے اوپر نہیں ہے، تو جو شخص 9,000 روپے بھی اگر کما رہا ہوگا مہینے کا، وہ 6,000 روپے بجلی کا بل دیتا ہے، تو وہ 3,000 روپے میں روزمرہ کا 370 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ڈالے گا تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ دوائیاں کہاں سے لے گا؟ وہ اپنے بچوں کے پیر کی جوتی کہاں سے لے گا؟ کیا اس کا حق صرف یہ ہے کہ وہ صاف ہوا کے اوپر وہ گزارا کرے؟ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فائنانس میں بیٹھ کر ایسے بجٹنگ ہوتی ہے اور عام عوام کو جو کہ 10,000 9,000 روپے کمانے والا شخص ہے اس پہ مزید آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس کے برڈن میں دبا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے ایسے میں تو میں حیران ہوں کہ البیرونی، الخوارزمی یا پائتھاگورس، these are all mathematicians, these were all mathematicians. انہوں نے ہمیں سکھایا، یہ تو سوچ رہے ہوں گے، سٹپٹا رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کہا تھا 2 + 2 = 4، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 8-9 ہزار روپے کما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ غریب نہیں ہیں. تو یہ تو ایک تو غربت کی ڈیفینیشن کو امپروو کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ تو چلے کہ کون سا لگژری جو ہے وہ 8,000 روپے میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اسپیکر صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا ہے. 40% آف چلڈرن ان پاکستان آر مال نرشڈ. تو سٹنٹڈ گروتھ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس مور آن دس. more than one third of the children of school going age are out of school. So these are alarming facts and we need to address these. We need to work out on these. 85% of the youth in Pakistan who are doing jobs are doing informal jobs. They have no job security. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی منسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آئی وڈ ہمبلی ریکویسٹ اینڈ سجیسٹ ہر کہ آنے والا دور آئی ٹی کا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے اسپیکر صاحب کہ جو پاور سیکٹر ہے اس کا سرکولر ڈیٹ اٹ از 1.8 to 1.9 ٹریلین ڈسپائٹ ایز آئی ریپیٹڈ the tariff has been increased regularly. پھر آپ کا ٹوٹل انرجی کا جو ڈیٹ ہے وہ 5.2 ٹریلین ہے. تو اس سب چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ براہ راست دوبارہ وہ ٹیکہ عوام کے اوپر لگ رہا ہے اور عوام کی اب بس ہو چکی ہے. اب عوام مزید برداشت نہیں کر سکتا. تو خدارا یا تو آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں یا آپ گرین انرجی کی طرف جائیں یا آپ وہ پروگرامز لے کر آئیں جس سے عوام کو سستی بجلی میسر ہو، یا تو خدارا آپ عوام کے اوپر یہ جو ٹیکس ڈالتے ہیں اور جو لوڈ شیڈنگ کی بھرمار ہے اور پھر افسوس کے ساتھ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو آگے سے منسٹر صاحب سے ہمیں جواب آتا ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ہم انڈورس نہیں کرتے بجلی چوری کو. ہم کہتے ہیں 9 لاسز ریکور ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا چاہیے، لیکن عوام کو آپ کم سے کم اس کے بارے میں تو بجلی کا بل ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ آمدنی 58 خرچہ روپیہ، یہ تو سنا تھا، لیکن اب تو آمدنی 54 خرچہ 1000 روپیہ. تو کہاں سے عوام پورا کرے گی اس برڈن کو اسپیکر صاحب؟ So these are very strange and alarming facts and that one needs to really work on.
اور پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب انفلیشن جو ہے اس میں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ 8% to 12% جو ہے وہ انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سیلری کے اندر اضافہ آپ نے 7% کیا ہے. I'll just wind it up. اسپیکر صاحب دو چیزیں میں رکھنا چاہتی ہوں گزارشات. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ خدارہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے، لوگوں کو اس عذاب سے اس مشکل سے باہر نکالا جائے. گیس کی جو بندش ہے، یہ صوبہ سندھ جو ہے یہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، بلوچستان گیس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن لوگ لکڑیوں میں کھانا بنانے پہ مجبور ہو گئے، لوگ سلنڈرز پرچیز کرنے پہ مجبور ہو گئے. یہ خواتین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہاؤس ہولڈس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب دوسری ایک بات جو ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا جو اسٹاف ہے اس کو برائے مہربانی آنوریریم جو ہے وہ دیا جائے، اور جو لفٹ آپریٹرز ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہے، اور 38,000 روپیز پر منتھ کے اوپر جو یہاں کے لفٹ آپریٹرز ہیں وہ بیچارے کانٹریکٹ پہ کام کریں جن کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک میں کچھ الفاظ جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ فاطمہ سریہ بجیا کے الفاظ ہیں اور یہ میں جو ہے ایوان کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ سریہ بجیا کہتی ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں لیٹ جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کہیں طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر سانپ، گلہری، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. شکریہ.